जय हिंद साथियों। सबसे पहले मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगूं कि उत्तराखंड से गए हुए अजय सिंह बिष्ट, जिनको आप आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, जो स्वयं को योगी आदित्यनाथ बताते हैं, हिंदुत्व का रखवाला बताते हैं, उन्होंने आज जो हालत उत्तर प्रदेश की कर दी है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ही नहीं, हाथरस के उस परिवार से ही नहीं जिनके साथ शोषण हुआ, जिनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, अब उनके साथ अन्याय हो रहा है, परंतु देश से जितने लोग हैं हमारे देश में, हमारे देशवासी हो या इस दुनिया के वासी हो, आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए क्योंकि हम शर्मिंदा हैं हम कि हमारे उत्तराखंड से गए हैं ये आदित्यनाथ, जिनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, जो मठाधीश बने बैठे हैं परंतु दूसरे के दर्द को ये समझ नहीं सकते। आज की बात की शुरुआत करना चाहती हूँ, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या राजनीतिज्ञों को राजनीति करनी चाहिए या नहीं। राजनीति का डेफिनेशन क्या है? अगर हम बात करते हैं हाथरस की पीड़िता की या बात करते हैं निर्भया की, तो क्या इन मामलों में राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए? राजनीति का मतलब क्या है, इस बात को समझ लीजिए। मुद्दे को उठाना, अपनी पार्टी का पक्ष रख के ये बताना कि हम सब कांग्रेसी इसके विरुद्ध खड़े हैं, हम सारे कांग्रेसी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। यदि इसको आप राजनीति कहते हैं तो राजनीति ही सही, आप भी कर लीजिए ना राजनीति। स्मृति ईरानी का बयान मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से स्मृति ईरानी ने कहा था कि जो लोग न्याय के लिए जाना चाहते हैं, परिवार को न्याय दिलवाने के लिए, वो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो उनका जो ये एडवाइस है, किस मुंह से इतनी बेशर्मी से, बेहयाई से स्मृति ईरानी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो इस बात को कहती हैं। बेशर्मी नहीं है, एक तरफ इस बात को कहती हैं और जानते हैं वहीं पर बैठ के वो कहती हैं कि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं राज्य के मामले में हस्तक्षेप करूं। तो आप क्या कर रही थी स्मृति ईरानी जिस वक्त निर्भया की मौत हुई थी? और हमने आपसे सवाल नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि उसका स्वागत किया था सभी ने, क्योंकि अगर कहीं किसी महिला के साथ अपराध होता है, उसके साथ अन्याय होता है, अगर महिला विकास और बाल विकास की मंत्री ही नहीं बोलेंगी तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी हमें नहीं हो सकती। उस बेटी के लिए आवाज उठानी आवश्यकता थी। आज जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उस बेटी के लिए आवाज उठाना आवश्यक है। हर उस बेटी के लिए आवाज उठाना अनिवार्य है, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब से भी ज्यादा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, न केवल इसलिए क्योंकि वो इस मंत्रालय को संभालती हैं, परंतु इसलिए भी क्योंकि वो अमेठी से, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से सांसद हैं। मगर बेशर्मी की हद है कि वो ऐसा नहीं करेंगी। आज सुबह से हाथरस में क्या हो रहा है, छावनी की तरह बना दिया है आदित्यनाथ ने हाथरस को। इतनी पुलिस फोर्स, इस पुलिस फोर्स को आप चाइना के बॉर्डर पे ही भेज दीजिए, शायद वहां कुछ हो जाए। ये कहते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो जातीय दंगे फैलाने के लिए कर रहे हैं। नहीं महोदय, जातीय दंगे तो आप करवा चुके हैं, जातियों में तो विभाजित आप लोगों को करवा चुके हैं। आपने सोचा आप लोगों को डरा के उनको सहमा के राजनीति करेंगे और शासन संभालेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये भारत देश है, ये भारत देश सबका है। आप तो अपने घर से भाग गए ना, घर छोड़ के चले गए और घर छोड़ने की दुहाई दे रहे थे आदित्यनाथ।
कुछ वर्षों पहले, मेरे ख्याल से 2007 में, काफ़ी समय हो गया, वहाँ पे अपने घर की दुहाई दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं अपने परिवार को छोड़ा है। तो भाई आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपने परिवार के पास चले जाइए, उनको परेशान करिए, पूरे राज्य को मत परेशान करिए, पूरे देश को आहत मत करिए। आप केवल विभाजन की राजनीति कर रहे हैं आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट। आपने क्या करा हुआ है हाथरस में? एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और आपके मंत्री आके कहते हैं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। किस मुंह से कह रहे हैं? अब तो उसका वो शरीर भी नहीं है जिसका एग्जामिनेशन हो जाए। और साथियों, आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ और उस बलात्कार के करीबन 11-12 दिन के बाद उसका अगर पोस्टमार्टम होता है उसका, या मेडिकल भी होता है, तो आप मुझे बताइए कि उसके शरीर से ऐसा क्या मिल जाएगा जिस बॉडी को, जिसके शरीर को साफ किया गया हो, जिसके घाव में दवाइयाँ लगाई गई हो, सैनिटाइजर्स लगा के साफ करा गया होगा। सैनिटाइजर का मतलब है डेटॉल, सैवलॉन। वहाँ पे आपको अंश मिलेंगे वीर्य के। आपने किस प्रकार से ये बात कह दी? विनय कटियार ने ये बात कही। बेशर्मी की आप लोगों ने हद मचा दी। बेटियों के लिए, बेटियों से आपको कितनी नफरत है वो हमें दिखाई देता है। महिलाओं से आप घृणा करते हैं आदित्यनाथ, महिलाओं से घृणा करते हैं। और ये बात साफ है, केवल पितृसत्ता एक इशू नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। आप लोग भी पितृसत्ता को एक मुद्दा बोलते हैं। बिल्कुल, पंकज सिंह बेशरम, बेशरम। बलरामपुर के बारे में भी मैंने बात करी है, राजस्थान के बारे में भी बात करी है। इतनी घटियापन, इतनी, मैं कुछ और ना बोल दूं तेरे को, अपनी हद में रहे, समझा? इसके पहले की वीडियोस देख, बेशरम। तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए? कमीनेपन, कमीनापन दिखा रहा है तू। हर बेटी के साथ अगर शोषण होता है, उसका बलात्कार होता है, तो वो किसी और बलात्कार से कम नहीं हो जाता। बदतमीज आदमी, बेशरम, बेहया। तू ये कहना चाहता है कि जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ वो राजस्थान की बेटी से कम था? तेरे घर में माँ है, तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरी बेटी है। बेहुदा कहीं का। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आज जो उत्तर प्रदेश में हो रखा है, जिस प्रकार से पुलिस को खड़ा किया गया है वहां पर, वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। और किसी राज्य में इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विरोध कभी कोई नहीं करता, बिना मुद्दे के भी। केवल झूठ के ऊपर भी वे कूदते हैं, क्योंकि आज पता चल गया है कि किस प्रकार से ये झूठे लोग हैं। ये मुद्दों को भुनाते हैं। बेटी बचाओ और फिर बेटी का बलात्कार करवाओ और फिर उसके परिवार को डराओ धमकाओ और उस बेटी के लाश को जला दो, फूंक डालो, आग में झोंक डालो पेट्रोल डाल के। ये किया है आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ने। इसलिए माफी मांग रही हूं मैं बार बार देश की जनता से और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता से कि इस तरह के इंसान को आपके पास भेजा हमने उत्तराखंड से। वो मुख्यमंत्री बन गए आपको बेवकूफ़ बना के। मगर वाल्मीकि समाज के लोगों को आज मैं कहना चाहती हूँ कि गलती से भी माफ़ मत कर देना ऐसे हैवान को, ऐसे राक्षस को, जो बेवकूफ़ बनाए आपको और आपका वोट मांगने आए और उसके बाद आप ही के अधिकारों का हनन ही ना करे, आपको दबाए कुचले। जिस प्रकार से आपके साथ हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और हमें तकलीफ है साथियों। और इस परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। और जिस प्रकार से पुलिस वहां पे रोकने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से जिलाधिकारी को आज भी वहां रखा हुआ है, इससे साफ है कि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट डरती है। जानते हैं किससे? आपसे डरती है, जनता से डरती है। आप अपनी शक्ति को शायद नहीं पहचानते, पर आपको पहचानने की आवश्यकता है। जो नेता वहां जा रहे हैं, अलग अलग दलों के नेता जा रहे हैं, ये आप ही की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि इनको शक्ति आप देते हैं। जो कहता है कि राजनीति करते हैं, तो इस बात को समझिए कि अगर आज वो बेटी के लिए नहीं खड़े होंगे और कल अपनी बात पर डटे नहीं रहेंगे, तो आप
अगर जागरूक नागरिक हैं इस देश के तो आप उनसे सवाल करेंगे। इसी बात से डरते हैं नेता भी, और नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि जिन मुद्दों से आप आहत होते हैं, जिन मुद्दों जो मुद्दे आपको परेशान करते हैं, उन मुद्दों को लेकर खड़े हो जाएं, उन मुद्दों पर सवाल मांगे उससे जो सरकार में है। हमेशा से ये होता आया है और होते रहना चाहिए। राजनीतिज्ञों को राजनीति करनी होती है, क्योंकि राजनीति नहीं करेंगे तो न्याय नहीं मिल सकता। आज जो हुआ है उसमें आप मुझे बताइए, अगर राजनीति का एक पक्ष न आता, सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ जो विपक्ष में है, तो क्या उस परिवार को न्याय की उम्मीद भी हो सकती थी? मुझे तो याद है कि जिस दिन उस गांव की घेराबंदी कर दी थी पहले दिन और गांव वालों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि क्या उस परिवार के साथ तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि उनका कुछ नुकसान कर दिया जाए। परंतु याद रखिए मेरे प्यारे देशवासियों कि ये आपकी शक्ति है। आपके पास जो शक्ति है उसी शक्ति से ये नेता बनते हैं, और उसी शक्ति के बल पर नेताओं ने अपनी आवाज उठाई, इन लोगों के विरुद्ध आवाज उठाई, आदित्यनाथ सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, और वो परिवार अभी सुरक्षित है। मगर आज का जो घटनाक्रम है उसको भी देखिए। अब आप जानते हैं कि एसआईटी जा रही है। एसआईटी के वहां जाने का क्या मतलब है, उसका औचित्य क्या है, मेरी समझ में ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए संस्तुति कर दी है। अगर उन्होंने कह दिया है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उनके इस एसआईटी जांच का क्या औचित्य है? केवल उस परिवार को चारों तरफ आप देखिए पुलिस ही पुलिस है, और उनसे पूछताछ होगी तो उन्हें डर होगा या नहीं? मगर इससे भी बड़ी बात, जो भी उनसे मिलने जा रहा है उन्हें न केवल रोका जा रहा है, भीड़ होती है तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पूरा मकसद खराब कर देते हैं अपनी पार्टी का भी। जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जब वे वहां गए तो उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे उससे उनका पक्ष जरूर कमजोर हुआ। परंतु जिन लोगों ने जाके मिलना था गांव में उस परिवार के लोगों से, उनकी मजबूती है, वो गए क्योंकि वे एक दल के नेता हैं, उन्हें जाना भी चाहिए। उसके अलावा और फिर उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के खेतों में से, गांव में से बाहर निकाला गया, क्योंकि 144 लगी हुई है। और पुलिस वालों ने 144 से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि पुलिस वालों ने 5 लोगों को आज्ञा दी थी वहां जाके परिवार वालों से मिलने की। मगर आप देखिए कि जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह के पोते अजीत सिंह जी के बेटे जयंत चौधरी, जब वे वहां पे गए, किसान नेता तो वो भी हैं और हार भले ही गए हों पर नेता तो हैं, वे मात्र वहां पे खड़े थे, उनके कार्यकर्ता उनके आसपास थे, उनके समर्थक थे, और तभी पुलिस दौड़ते हुए आई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। क्यों इतना डरते हो अजय सिंह बिष्ट? पहाड़ से उतर के गए थे उत्तर प्रदेश में, सोचा था वहां पे सत्ता संभालोगे, पहले मठाधीश बने, कैसे बने उसकी भी इंक्वायरी अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद संसद में बड़े जोर जोर के दहाड़े मार के रोए थे जब आपकी सिक्योरिटी आपसे छीनी गई थी। पर आपके ऊपर हंसी आती है अजय सिंह बिष्ट, क्योंकि आप बहुत बेचारे हैं। आप इस वक्त बहुत बेचारे नजर आ रहे हैं, डरे हुए नजर आ रहे हैं, और साफ दिख रहा है कि आप पुलिस को आगे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं। आप डरते हैं जनता से, आप डरते हैं जनता की उस शक्ति से जो आपको आज इस कगार पे ले आई है कि कभी भी उठा के फेंक देगी, आपकी सत्ता से उखाड़ देगी आपको। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। साथियों, आप सबको मैं ये अवश्य कहना चाहती हूँ कि याद रखिए, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। आज जिस प्रकार से डंडे भांजे गए, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, एक मंत्री, केंद्र में रहे मंत्री, एक नेता अजीत सिंह जी के बेटे जयंत चौधरी पर, ये हम सब पर एक बदनुमा दाग है।
ये बदनुमा दाग है, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जहां हम परिवार की महत्ता को समझते भी हैं, मानते भी हैं और मानते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर आपने जिस प्रकार से प्रहार किया, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के आपने गिरेबान पे हाथ डाला, आपकी पुलिस ने आपकी आज्ञा के बिना नहीं किया। मगर एक चीज अच्छी मैं आपको बताना चाहती हूं, वाल्मीकि समाज के लोग अब समझ गए हैं इस पार्टी को, हमेशा से इन्हें वोट देते भी रहे होंगे। अब इस समाज के लोगों को पता चल गया है कि इन्हें ये दबाकर, कुचलकर, कुचला हुआ रख कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और अब वाल्मीकि समाज के लोगों से आग्रह करती हूं कि आप लोग कतई भी इस आदित्यनाथ पर, इस अजय सिंह बिष्ट पर, जो एक बदनुमा दाग है देश के लिए, हमारे राज्य पर, आपके राज्य पर, वोट मत दीजिएगा। इनकी पार्टी को भी वोट मत दीजिएगा। महिलाओं के प्रति घृणा है इनके अंदर, गरीब, शोषित, वंचित समाज के प्रति घृणा है इन पर, इनके अंदर नफरत भरी हुई है, इनके अंदर नफरत का जहर भरा हुआ है। जिसके अंदर नफरत का जहर भरा होता है उसके अंदर केवल नफरत ही पनपती है। जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है उसके अंदर संवेदनशीलता पनपती है, बढ़ती है। जो आपने कल देखा था राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के व्यवहार में, मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपने और मैंने देखा था। इसके अलावा जिस प्रकार से जयंत चौधरी के साथ इन्होंने व्यवहार किया है, आपको बता दूं कि खबर आ रही है कि 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को कुछ बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है मुजफ्फरनगर में। जयंत चौधरी ने ऐसा ऐलान किया है। ये भी सुनने को आया है कि किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान पहले से इनसे नाराज हैं, अब किसानों ने अपना समर्थन, बताया जा रहा है, ये डिसाइड कर लिया है कि वे जयंत चौधरी को देंगे, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है ना। उसके अलावा आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण को पहले इन्होंने नजरबंद कर दिया उसके घर में सहारनपुर में। फिर उसके बाद जब वो चला हाथरस में इस परिवार से मिलने, वो अपने समाज का नेतृत्व हर व्यक्ति को करने का अधिकार है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ, मैंने आपको पहले भी चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में कहा है कि मुझे दिखता है कि उनके पास रिसोर्सेज कितनी है पता नहीं, पर जितने अधिकारी हैं उन सबसे निवेदन करूंगी कि आप भी देखिए कि आपके अपने समाज के किसी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है कि उसे नज़रबंद कर दिया जा रहा है, जबकि वो एक पॉलिटिकल लीडर है, तो आप उसके लिए लड़ें, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें ना, लड़ें आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण के अधिकारों के लिए। आज जब चंद्रशेखर आजाद रावण करीबन 20-22 किलोमीटर दूर था हाथरस के उस गांव से, उसके काफिले को रोक दिया गया क्योंकि काफिला बहुत बड़ा था। और फिर 5 लोगों को अनुमति मिली और चंद्रशेखर आजाद रावण को के काफिले को जब रोका गया तो वो भी पैदल चल पड़े। उसके बाद जिन लोगों को परमिशन मिली जाने के लिए, उन्होंने अपने 5 लोग लिए और वे पहुंचे, उस परिवार से मिले। उनका कहना ये है कि परिवार डरा हुआ है, उन्हें न्यायिक जांच चाहिए और उनको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री तो पता नहीं देश में है भी या नहीं, ज़रूरत है कि उनको वाई सिक्योरिटी दी जाए। वैसे वो वाई सिक्योरिटी जिस महिला को दी गई थी वो महिला है कहाँ? अगर ये वाई सिक्योरिटी का खेल ना खेल रहे होते प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो शायद बेटियां ज्यादा महफूज होती। आज जितनी फोर्स हाथरस में खड़ी है, इस फोर्स को पूरी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आज ये कार्य कर रहे हैं विपक्षियों को मारने के में, उस तरह से अगर ये ढंग से कार्य करते तो आप जानते हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता ना होती, बेटियों का बलात्कार ना होता, उनकी हत्याएं ना होती और पिछड़े वंचित समाज के साथ अन्याय ना होता। अजय सिंह बिष्ट ने आज कहा है
कि लोग जातीय राजनीति, जातीय विद्वेष पैदा करने के लिए कर रहे हैं ये सब। तो अजय सिंह बिष्ट जी, वो तो आप बहुत पहले कई बार कर चुके हैं। आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अब तो ठीक करने का समय आया है ताकि भारत के हर भारतीय को हम एकजुट कर सके, हर व्यक्ति एक साथ आ जाएं। जरूरत है कि सभी कोई एकजुट हो जाएं इस सरकार पर अपने सवाल दागे, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से इस सरकार को हराना है। इनकी गंदी मानसिकता को, अजय सिंह बिष्ट की घटिया सोच को, विभाजन की राजनीति को, बदले की राजनीति को हराना है। और आप और मैं इसको करेंगे, हम सब करेंगे, दृढ़ संकल्प करें, हम इनको हराएंगे। आप देख रहे हैं कि आपके नेता किस प्रकार आज सड़कों पर है, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इनके आईटी सेल का अमित मालविया बेशरम है, पूरी तरह से बदतमीज है, बात करनी उसे आती नहीं, कुछ भी किसी के लिए बोलता है अपने एयर कंडीशन दफ्तर में बैठकर, झूठी बातें बोलता है। उसी ने हाथरस की बेटी की जो आइडेंटिटी है उसको साझा कर दिया, सबको बता दिया, उसका नाम, उसके बारे में बता दिया, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध है। इसलिए अमित मालवीय के ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा करके इन पर केस चलाया जाना चाहिए। और इस ओर कदम एक आरटीआई एक्टिविस्ट है साकेत गोखले, शायद वो शुरू भी कर चुके हैं। इसके अलावा आज की जो और बड़ी खबर है वो ये है कि जो विपक्षी है, मतलब जो आरोपी पक्ष है साथियों, वो आरोपी पक्ष अपने एरिया में बैठकर पंचायत कर रहा है। तैयारी क्या कर रहा है, उस पंचायत में क्या कर रहा है? उस पंचायत में बात कर रहे हैं कि एसआईटी जांच ठीक थी, अब एसआईटी नहीं तो सीबीआई जांच, जिसकी संस्तुति मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ने करी है, वो ठीक है, जबकि परिवार कह रहा है न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये आरोपित हैं, और ये आरोपित कितने बेशरम हैं जो कह रहे हैं कि परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। और आज साफ हो गया है इनकी इन बातों से कि अजय सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो नार्को टेस्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उच्च जाति के जो ये ठाकुर हैं, ये चाहते हैं कि उस परिवार का नार्को टेस्ट हो। इसलिए नहीं कि किसी ने ये आदेश दिया या किसी की जांच में ये बात आई, ये एक समाज को दबाने के लिए, उन्हें पिछड़ा रखने के लिए ये कर रहे हैं। नार्को टेस्ट उस परिवार की मर्जी के बिना वैसे भी नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस बात को कहा है कि हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज के तहत एक जांच बिठाई जानी चाहिए। परिवार ने कहा है न्यायिक जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत हो या हाई कोर्ट के जज के तहत हो, यहाँ तक तो बात ठीक है। मगर ये जो बगल के गांव में लोग रहते हैं, जो आरोपित पक्ष के लोग हैं, उनके परिजन हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बताए जा रहे हैं, उनकी क्या मजाल कि वो फैसला करे कि क्या होना चाहिए इस मैटर में। वो आरोपित हैं, जो आरोपित है वो बताएगा कि जांच किस प्रकार से होगी, और आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट वो करेंगे जो आरोपित पक्ष बताएगा, जिनकी वजह से एक बेटी मर गई, जिन्होंने हत्या करी है, और उस बेटी की हत्या के बाद उसे आग में इसी वजह से झोंका गया है क्योंकि ये जो पीड़ित पक्ष है, इसको दबाने का, कुचलने का काम ये आसपास के गांव में रहने वाले उच्च समाज के लोग हैं। नहीं तैयार है परिवार, और हम भी तैयार नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यहां तक कह दिया कि परिवार इतना डरा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हमें अपने साथ ले जाओ, हम सुरक्षित नहीं हैं। इन लोगों की सुरक्षा आदित्यनाथ के हाथ में है।
जिस आदित्यनाथ के जिलाधिकारी, जिस आदित्यनाथ के प्रशिक्षु आईएएस पीपी मीणा वहां पर अभी भी तैनात हैं, जहां पे इन्होंने वो निंदनीय कृत्य करा जो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और इन पर थूक रहे हैं। आदित्यनाथ ये कहते हैं कि लोग यहाँ पे जिस तरह से आ रहे हैं मिलने के लिए, ये जानबूझकर माहौल खराब करने आ रहे हैं, इससे विकास रुकेगा। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आपके विकास की। जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि आप अपनी सोच का विकास कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में आपका दिमाग चल रहा है। जिस प्रकार से आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। साथियों, एक और चीज आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई बलात्कारी है तो उसे गोली मार दो, कोई हत्यारा है उसे गोली मार दो। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपके यहाँ कानून के जो रखवाले हैं वो अपना काम ही नहीं करना जानते? आप इस बात को मान ले रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आपको ये मांग करनी चाहिए कि आदित्यनाथ रिजाइन करे, त्याग पत्र दे, इस्तीफा दे और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये स्वयं तो नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने सोच रखा है कि सबको डरा धमका कर ये सत्ता संभाले रहेंगे, क्योंकि अभी इनको लगता है कि 1-1.5 वर्ष इनके पास और है। ये आपका काम है साथियों कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाएं। ये बात अवश्य है कि जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के साथ किया है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ, शोषित समाज के साथ, ब्राह्मणों के साथ, जिस तरह से अन्य समुदायों के साथ, तो बहुत लोग हैं जो इनके विरुद्ध हैं। अब ये संकल्प आपको करना होगा कि व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व को देखकर आप वोट दें और अपने वोटों को विभाजित ना होने दें। मैं जानती हूं कि जब खड़े होंगे नेता चुनाव में तो उनके गठबंधन की बड़ी दिक्कत आती है, परंतु अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगी आपको, परंतु आप देखिए कि सत्ता को कौन संभाल सकता है। कौन सा ऐसा नेता है जो अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े हो जाता है, अपने कार्यकर्ता के सामने आ जाता है, उसे डंडा पड़े उसके पहले वो डंडा स्वयं खा लेता है। ऐसे नेता को चुनिए जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, जो आपको अपना समझता है, जिसे पता है कि लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना है, ना कि स्वयं के उत्थान के लिए, जो अपने आराम की जिंदगी को छोड़कर आपके लिए आगे आता है, ना कि वो जो आप देखते हैं वो बताता है कि मैं बेचारा, मैं गरीब हूं, मगर फिर वो इसी कमरे में बैठकर उस ऐशो आराम का मजा लेता है पर आपका साथ नहीं देता। भूल जाता है किस जगह से वो आया है, भूल जाता है कि उसने आपसे क्या वादा किया था। वो भूल नहीं जाता, उसे याद रहता है। वो तो केवल आगे बढ़ने के लिए, स्वयं को आगे करने के लिए आपको बेवकूफ बना रहा होता है। नेता वो होता है साथियों जिसका अपना भी आत्मसम्मान हो, जो सशक्त हो, जो अपनी शक्ति आपको दिखा सके, ये ना बताए आपको कि मैं कितना बेचारा हूं। वो मुसीबतों को झेले पर उस मुसीबत को झेलने के बारे में आपको ना कहे, वो आपको केवल काम करके दिखाए। आप इस बात को सोचिएगा। हमारे तो प्रधानमंत्री जी को आप देख लीजिए, उन्होंने कहा मैं बेचारा, मैं गरीब, मैं ऐसे परिवार से, मैं वैसे परिवार से, मतलब अपने परिवार को भी बदनाम करना। भाई हर माता पिता अपने बच्चे को हर कुछ देना चाहता है, लेकिन अगर आपके माता पिता के पास नहीं है उतना, तो जितना है वो देते हैं ना। मगर अगर आप ही अपने घर से भाग गए हो और तो उसमें माता पिता का क्या दोष होगा? यदि आप अपने माता पिता का इस्तेमाल करते हो फोटो खिंचवाने के लिए, तो इसमें माता पिता का क्या दोष है? ऐसे जो लोग होते हैं ये नफरत से भरे होते हैं, इनके अंदर जहर होता है। ये जहर इनके अंदर बढ़ता चला जाता है और ये केवल उस जहर को उगेल कर समाज में फैला सकते हैं। आप लोगों के जीवन को बेकार कर देते हैं, अपने बच्चों को कहाँ कहाँ भेजते हैं। आपने देखा अमित शाह के बेटे, आप जानते हैं धनिया पाउडर विक्रेता,
और आज वे कहाँ पहुंच गए? बीसीसीआई के सेक्रेटरी। मुझे बता दीजिए कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं? क्यों नहीं पूछता कोई उनसे? और मैं तो विपक्षियों से भी बार बार ये बात जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं पूछते आप? चुप क्यों रहते हैं? डरते क्यों हैं? मौत तो केवल एक ही बार आती है, मगर जीवन भी एक ही बार के लिए मिला होता है। जीवन को अच्छी तरह से जी कर बिताने की आवश्यकता है। तो साथियों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी कल हाथरस गए। अब ये सोच के देखिए, आप लोग सोचते हैं मैं बता रही हूँ, राहुल गांधी नहीं बताएंगे। जब कल इतनी कठिनाइयों से, और मैंने आपको बताया था सवेरे उन्होंने और भी मीटिंग करी होंगी, हमारे साथ भी मीटिंग हुई, उसके बाद वे हाथरस को निकल गए और रास्ते में कितनी बाधाएं आई, कितना थक गए होंगे, मगर आज उनके चेहरे पे थकान नहीं दिख रही थी, जोश दिख रहा था, जज्बा दिख रहा था। जब वे पहुंचे पंजाब किसानों के बीच, और वहां पे उन्होंने एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला भाषण भी दिया, लोगों के अंदर हिम्मत भी डाली, उनको बताया कि अगर सत्ता में जब भी कांग्रेस आएगी तो काले कानून जो किसानों के विरुद्ध लाई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसे हटा दिया जाएगा। उसके बाद जिस रैली में वे गए वो एक ट्रैक्टर रैली थी, 3000 किसान पहले बताए गए। फिर उसके बाद जो तस्वीरें आई वो कुछ और ही बयान कर रही थी, क्योंकि 22 किलोमीटर लंबी थी वो रैली, जिसमें राहुल गांधी आगे एक ट्रैक्टर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ चल रहे थे। मुझे आज, मुझे कल, मुझे परसों, मुझे तरसों, मुझे बड़े दिनों से बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे नेता राहुल गांधी है। हमेशा से कहती रही हूं कि जिस दिन सड़क पे आएंगे राहुल गांधी, उस दिन देश उनके पीछे खड़ा हो जाएगा, और देश उनके पीछे खड़ा हो गया है। मगर उनके हर कार्यकर्ता को, हर राज्य में उनको ये भी कहना चाहती हूं कि सिर्फ उनके बलबूते पे ये मत सोचिए कि आपको सत्ता मिलेगी। स्वयं भी मेहनत करिए, स्वयं भी कार्य करिए और अपने नेता को मजबूत करिए। हम सब अपने नेता के पीछे खड़े हैं, उनको मजबूत करने के लिए खड़े हैं। और साथियों, आप सबको भी ज़रूरत है कि आप सब भी अपनी ऊर्जा राहुल गांधी के पास भेजें, राहुल गांधी को सशक्त करें, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, दिल के अच्छे, मन के सच्चे, लोगों के लिए सोचने वाले, हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं। आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त, और ये मैं उन्हीं की बात से बता रही हूँ, जिस वक्त वे जा रहे थे हाथरस, उन्होंने ये बात अपने आप बताई है हमें, तो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मुझे उस कमरे तक पहुँचना है हाथरस के, और मैं चल पड़ा। जब मुझे रोका गया तो मैं गाड़ी से उतर के चलने लगा। जब मुझे हाईवे के एक तरफ पे रोका गया तो मैं दूसरी तरफ चला गया। फिर इन्होंने दोनों तरफ रोका तो मैं नाली में से निकल के चल पड़ा। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि पुलिस वालों ने जब फिर उन्हें रोका तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हाथरस कितनी दूर है? उन्होंने कहा होगा। तो उन्होंने कहा 140 या 160 किलोमीटर। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पैदल चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा पैदल। तो उन्होंने कहा खाओगे, सोओगे कहाँ? उन्होंने कहा सड़क पे सो जाऊंगा। खाओगे क्या? उन्होंने कहा लोग ले आएंगे खाने के लिए। ये अगर सादगी नहीं है तो आप मुझे बताइए क्या है। फिर जो पुलिस वाले आए और उन्हें रोक रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें निर्देश थे कि आगे ना जाए, और उन्हें उनकी भी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी चली जाएगी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी संवेदनशील, साफ मन के, उन्होंने कहा कि फिर मुझे लगा कि मेरी वजह से इसकी नौकरी चली जाएगी। देखा आपने? और उनको रोका गया, मगर उन्होंने ये ठान लिया था कि वो दोबारा जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आज फिर जाऊंगा, मुझे कैसे रोकेंगे, मैं पूरा जोर लगाऊंगा, जाऊंगा। नहीं जा पाया तो फिर जाऊंगा जब तक नहीं पहुंच जाता। ऐसे होते हैं नेता, वो अपने बारे में नहीं सोचते, वे लोगों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये उनका कर्तव्य है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको अब चयन करना है इस वक्त से
ऐसी सरकारों को मत चुनिए, ऐसे लोगों को मत चुनिए जो आपको धोखा देते हैं, आपको बरगलाते हैं, आपको बातें बताते हैं और आपका वोट ले जाते हैं। वो जो वोट का जो अधिकार है, याद रखिए, उस वोट का अधिकार आपको सशक्त करता है। आपका सबसे मजबूत हथियार है वो, आपका अधिकार भी है, आपका हथियार भी है। इसलिए उसको सही तरीके से सही लोगों को दीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सारे लोगों ने मैसेज दिए हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आज फिर से मैसेज आ गया है कि पेज की रीच को रोक दिया गया है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पर रोकते रहिए, हम भी आते रहेंगे। इस पेज पे नहीं तो फिर किसी और पेज पे आएंगे, परंतु आपसे मुलाकात करते रहेंगे। और जी, आपने किसी ने लिखा, बिल्कुल मैं ये नहीं सोचती कि ये पहली बार हो रही है, और मैंने तो शुरुआत में कहा कि ये बार बार होना चाहिए और राजनीतिज्ञों को राजनीति करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, और जिस वक्त वो विपक्ष में हो उस वक्त तो उनका कर्तव्य होता है कि वो आवाज़ को ठीक प्रकार से उठाएं, जोर शोर से उठाएं और सही बातों के लिए उठाएं। परंतु केवल कह देने मात्र से नहीं होता काम। उस बात के लिए उनकी जो सोच है वो साफ होनी चाहिए, उस बात पे उनको विश्वास होना चाहिए, मेरा ये मानना है। खैर, आप लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, खेती हो या बेटी दोनों को बचाना है, बिल्कुल। और जी हाँ जी, छोड़ दीजिए, जसोदा बहन के बारे में अब क्या बात करी जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो ये कहेगी कि ये इनका निजी मामला है। तो जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जिसने ना प्यार पाया ना प्यार दिया, वो आपके लिए क्या कैसे कुछ करेगा। अरे आज आपने वो वाली, अच्छा एक और आपको बात बताऊं, मैंने वो वीडियो डाली, आपने देखी होगी, वायरल हो गई है, जिसमें 2 लोग आरोपी के जो समर्थक है वे पीड़िता के परिवार के को कैसे धमका रहे हैं। उनके घर के बाहर जाके कुर्सी पे बैठकर उन्हें धमका रहे हैं कि तुम बाहर आओ, तुम्हें बताते हैं। और वहाँ तमाम पुलिस खड़ी है। आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, आप पर हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा आपने हमें किया कि आप उत्तर प्रदेश में जाके मुख्यमंत्री बन गए, और जिस तरह का आपके कृत्य आपके हैं, जिस तरह के कर्म हैं आपके, मैं आपको बताऊं कि पुलिस उनको कुछ नहीं कह रही है। और आज एक और बात आपको बताऊं जाते जाते कि जिस प्रकार से ये महापंचायत हुई, 144 लगी हुई है, और वहाँ पे एक उनके पूर्व विधायक हैं, हाँ जी, मैंने नाम नोट किया था, मुझे लग रहा था, राजवीर सिंह पहलवान, पूर्व भाजपा विधायक हैं हाथरस के, और उन्होंने वहां अपने घर में एक समारोह रखा था, धन्यवाद समारोह वो कहते हैं, मगर लोगों का कहना है कि ये एक पंचायत थी। ये आज भी एक पंचायत हो रही थी जिसमें सवर्णों की बैठक चल रही थी, और उसमें आरोपी की माता भी थी, संदीप जो है उसकी माँ भी थी। संदीप के पिता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उनकी फोटो है कई, आदित्यनाथ के साथ, मोदी जी के साथ, और वो भी उनकी पत्नी जो है संदीप की माँ, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। देखिए 144 लगी हुई है। और ये राजवीर सिंह पहलवान जी से जब पूछा गया प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो वो कहते हैं कि ये मेरे घर में समारोह चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 144 नहीं लगती। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? वो कहते नहीं नहीं, यहाँ कोई पंचायत नहीं चल रही, ये धन्यवाद समारोह। और पुलिस खड़ी थी, कुछ नहीं कर रही थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो 2 व्यक्ति पीड़िता के परिवार के को धमका रहे थे, उन्हीं के घर के बाहर बैठ के, और उनके पीछे पुलिस वाले खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं ये दोहरा चरित्र, ये आपको कभी उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आप दबे कुचले रहें, तो आपको फिर चुनाव के टाइम पे झांसे दे, आप इनकी बातों में आ जाएं, और आप हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे आप इन्हें वोट दे दें। उसके बाद फिर वही चलन शुरू। तो याद रखिएगा इन सब बातों को, सोच समझ के अपने वोट को अगले चुनाव में दीजिएगा, और अवश्य सवाल करिए इस सरकार से कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको अधिकार नहीं है, इन्हें बताइए। बिल्कुल बिष्ट नहीं, बीस्ट है, किसी ने लिखा है। जी धन्यवाद।
जी धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। और जितने लोग हैं, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ इन्हें इग्नोर करें, इग्नोर मत करें, इनको चिढ़ाइए, क्योंकि अब ये चिढ़ाने का टाइम तो अब आया है, क्योंकि हार रहे हैं ये, पता है ना। बीच बीच में कहती हूँ ना मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इनको लग जाती है मिर्ची, मिर्च मसाला आग घी सब लग जाता है इनको। इनको थोड़ी हल्दी भी लगा दीजिए। उस बेटी को तो नसीब नहीं हुई, मगर भक्तों तुम्हें तो अब इतनी हल्दी लगाएंगे और उस पर इतनी मिर्ची छिड़केंगे और उसके बाद उसमें आग लगाएंगे, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। दर्द तो तुम्हें शुरू हो चुका है। बेवकूफ़, तेरे कहने से बताऊंगी क्या, मैं बात कर चुकी हूँ इस पर भी, समझे। वीडियो देख लेना बेवकूफ़। खैर साथियों, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। फिर से मैसेज आया है, फेसबुक ने रीच को रोक दिया है, पर आप पे भरोसा है वीडियो को वायरल करने का। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।